से आते हैं। अगर बोला जाए तो बहुत चैप्टर बहुत इजी है। ये जो इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर है बहुत इजी है। इसमें अपन क्या स्टडी करने वाले हैं? मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर्स, पे ऑफ फ्यूचर, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय स्पेक्युलेटर्स, हेजर्स एंड आर्बिट्राजर्स। तो पहले अपन देखते हैं कि होता क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था थोड़ा लिटिल बिट शॉर्टकट में, ठीक है, लेकिन यहाँ डिटेल में देखेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो पार्टीज के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाय और सेल अ असेट ऑन स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। लेकिन टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं आज, टूडेज, ठीक है। जो भी टर्म्स है वो डिसाइड आज होगा, ठीक है। फॉरवर्ड आर वाइडली यूज्ड इन कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट, ठीक है। एक एग्जांपल, 2024 में मैं गया गोल्ड खरीदने। तो गोल्ड का प्राइस था 62,130, 10 ग्राम। तो मैंने गोल्ड स्मिथ से पूछा, उन्होंने बोला इतना प्राइस है, मैंने एग्री किया और मैंने इतने पैसे उनको दे दिए और डिलीवरी ले ली गोल्ड की। इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कैश मार्केट ट्रांजेक्शन। मींस सेम डे मैंने बाय किया, पैसे दिए और डिलीवरी ले ली, तो इसको कैश ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। और स्पॉट प्राइस जो है उस प्राइस पे मैंने ट्रांजेक्शन किया, जिस प्राइस में मैंने ट्रांजेक्शन किया उसे स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, आज मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 महीने के बाद डिलीवरी चाहिए, तो प्राइस हुआ 62,337 फॉर 10 ग्राम। गोल्ड स्मिथ ने कहा कि मैं आपको दे दूंगा लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो उन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज लगाए, ठीक है। तो मैंने बॉट किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे कहा गया लॉन्ग फॉरवर्ड। गोल्ड स्मिथ ने सोल्ड किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो शॉर्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहां पे कोई मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, गोल्ड एक्सचेंज नहीं हुआ। 1 महीने के बाद मैं गोल्ड स्मिथ के पास आया और मैंने 62,337 दिया और गोल्ड ले लिया, ठीक है। दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट किए, टाइम पे डिलीवरी मिल गई, कैश मिल गया। एसेंशियल फ्यूचर क्या होता है फॉरवर्ड का? दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो टर्म बनते हैं ना, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ अंडरलाइन, डिलीवरी, सेटलमेंट प्रोसेस, वो फिक्स होते हैं जिस दिन अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉरवर्ड बाइलेटरल ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन होता है, जहां पे प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस, दो पार्टीज के बीच में निगोशिएशन होता है। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन को चेंज करना है तो दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा रिस्क होता है फॉरवर्ड या ओटीसी ट्रांजेक्शन में, वो होता है काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। पहले देखते हैं लिक्विडिटी रिस्क। मेजर लिमिटेशंस क्या होते हैं लिक्विडिटी रिस्क? क्योंकि बाय एंड सेल किया गया है दो पार्टिसिपेंट, ठीक है, दो पार्टीज इन्वॉल्व है। फॉरवर्ड आर टेलर मेड, द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट ना ले, या उनको तो पता भी नहीं है क्योंकि वो लिस्टेड भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ट्रेड भी नहीं हो रहा है, तो आपको अदर मार्केट पार्टिसिपेंट लाने में डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है। सेकंड होता है काउंटर पार्टी रिस्क। मींस मैंने या आपने, दोनों में से किसी को और कहीं अच्छा ऑफर मिल रहा है तो हम वहां से खरीद लिए। जैसे ए एंड बी ने बाइलेटरल एग्रीमेंट किया कि हम 100 kg ऑफ राइस खरीदेंगे 40 रुपए पर केजी में बी से, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। बट आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ? प्राइस चला गया 50 रुपीज,
तो बी ने डिक्लाइन कर दिया अपनी ऑब्लिगेशन, क्योंकि मैं आपको 40 रुपए में नहीं सेल करूंगा। सिमिलरली प्राइस 40 से 35 चला गया, तो ए ने क्या किया, वो मार्केट में कहीं और से लोअर प्राइस में खरीद लिया। ठीक है, तो डिफॉल्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करना। ठीक है, इसे डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर से। ठीक है, अगर आपने एग्जाम को इनरोल नहीं किया है तो थोड़ा रुक जाइएगा। मैं चैप्टर 5 जब अपन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको डेट बता दूंगा कि आप उसके बाद इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में स्टडी करिए। नोट्स तो मैं देते रहूंगा, लेकिन डिटेल में जो स्टडी है उसका एक अलग ही मजा है। फिर होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो लिमिटेशन हो थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, उसको ओवरकम करने के लिए क्रिएट किया गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट मेड थ्रू अ ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। ऑर्गेनाइज एक्सचेंज माने बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स में अपन ट्रेड कर रहे हैं टू बाय और सेल अ फिक्स अमाउंट ऑफ कमोडिटीज, चाहे वो एमसीएक्स में और अ फाइनेंशियल असेट ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ एग्री प्राइस। एग्री है प्राइस में। और ये स्टैंडर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट आर ट्रेडेड ऑन अ एक्सचेंज, ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में। द क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन एसोसिएट विद एक्सचेंज गारंटी सेटलमेंट ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, अ ट्रेडर हु बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन लिया है, लॉन्ग पोजीशन, और हु सेल द फ्यूचर टेक अ शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, फीचर्स क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कहीं से भी आप सेल और बाय कर सकते हो एक्सचेंज के थ्रू। प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर्स। मार्जिन पेएबल बाय बोथ द पार्टीज, कभी भी आपने अगर मार्जिन अगर आपने पेड की है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज के द्वारा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर भी पेड करता है, सेलर भी पेड करता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपन ने रख लिया। ठीक है, अब इसकी भी लिमिट होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या लिमिट है कि इनकी मैच्योरिटी जो होती है लिमिटेड मैच्योरिटी इसके होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, आप अपने अनुसार डिजाइन नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं? ऑल टर्म ऑफ एक्सचेंज डिसाइडेड करते हैं ऑल टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सचेंज डिसाइड नहीं करते हैं। एक्सचेंज ओनली टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो टर्म एंड कंडीशन है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जैसे एक एग्जांपल, एनएससी की वेबसाइट में निफ्टी फ्यूचर का अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024, तो इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या हुआ? इंडेक्स फ्यूचर। अंडरलाइंग असेट्स किसको बोलेंगे? निफ्टी, क्योंकि निफ्टी 50 से निफ्टी फ्यूचर का प्राइस डिराइव हुआ है। एक्सपायरी डेट क्या होगी? अक्टूबर का लास्ट थर्सडे। ओपन प्राइस हाई लो सेम डे, एक पर्टिकुलर डे में ओपन कितने में हुआ, हाई कितना गया, लो कितना बनाया, क्लोजिंग कितने में हुई। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। टर्नओवर क्या था? 30 लाख। ठीक है, 30 लाख। ठीक है, इन लैक्स। ठीक है, ये भी लैक्स में ना। अंडरलाइंग वैल्यू क्या थी? अंडरलाइंग वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर, मींस निफ्टी 50 का प्राइस क्या था, निफ्टी फ्यूचर का प्राइस क्या था, उससे नहीं, अंडरलाइंग की वैल्यू क्या है। तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? निफ्टी 50 इंडेक्स। अंडरलाइंग प्राइस क्या हुआ? जो उसका कैश में प्राइस चल रहा है, कैश में। ठीक है, जैसे इक्विटी की बात करें तो अंडरलाइंग में मान लीजिए रिलायंस लिया अपन ने, तो रिलायंस हुआ अंडरलाइंग, और उसका कैश में प्राइस क्या चल रहा है, मान लीजिए 1600 या 1200, जो भी प्राइस हुआ वो कैश में जो प्राइस चल रहा है वो हुआ अंडरलाइंग प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर या कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी क्वांटिटीज होगी। एक लॉट में, निफ्टी के एक लॉट में 75 क्वांटिटीज होती है, तो 75 के मल्टीप्लाई में आप ट्रेड कर सकते हो।
कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इस 75 के मल्टीपल पे होगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइज हुआ आपका, एक लॉट में 75 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर या कॉन्ट्रैक्ट साइज। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा लेटेस्ट भी अपडेट रहिएगा, बहुत सारी चीजें लेटेस्ट भी आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। 3 मंथ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर मार्केट में। जैसे अक्टूबर 2024 चल रहा है स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर का, तो उसे अक्टूबर मंथ को क्या बोलेंगे, नियर मंथ। नवंबर जो मंथ होगा वो नेक्स्ट, और फार मंथ बोलेंगे दिसंबर को। तो 3 मंथ्स के होते हैं। जो बीएससी के भी होते हैं ट्रेडिंग साइकिल, वो मंथली एज वेल एज वीकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। एक्सपायरी डे क्या होता है? एक्सपायरी डे का मतलब क्या होता है? एक्सपायरेशन डे, दिस इज द डे वन अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट। खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म उस दिन। लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपायरी डे, ठीक है। जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेटल्ड होते हैं। इफ अ पोजीशन इज टू बी कंटिन्यू, आपको रोल ओवर करना पड़ेगा। रोल ओवर का मतलब होता है अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेम अंडरलाइन फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। मींस लॉन्ग पोजीशन को रोल ओवर कैसे करेंगे? सेल करोगे एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट और बाय करोगे नेक्स्ट मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट। बट बोथ द साइड आर रोल ओवर शुड बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है अभी सेल किए फिर शाम को या अगले दिन बाय कर रहे हो, वो रोल ओवर नहीं होगा, ठीक है। निफ्टी लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी है वेडनेसडे ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ, ठीक है। बिफोर द लास्ट थर्सडे एंड वेडनेसडे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे अगर हुआ तो अक्टूबर में, जैसे एक एग्जांपल है कि 31 अक्टूबर को हो रहा है, ऑल पोजीशन ऑफ अक्टूबर सीरीज विल बी कंपलसरी सेट होगा उस दिन सेम डे। अगर थर्सडे या वेडनेसडे को हॉलीडे रहा तो एक दिन पहले वो सेटल्ड होगा, ठीक है। टिक साइज क्या होता है? यहां तक एनी क्वेश्चंस? मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तभी इसका लाइव क्लास का एक रोमांच होता है। मीन्स कि मैं आपसे लाइव कुछ भी पूछ सकता हूं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड। टिक साइज होता है मिनिमम 5 पैसा। निफ्टी फ्यूचर का टिक साइज 5 पैसा होता है। मीन्स बिड एंड आस्क प्राइस, बिड प्राइस is the price the buyer is willing to pay and ask price the price at which the seller is willing to sell, ठीक है। तो दोनों का जो बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस 5 पैसा कम से कम, ठीक है। डेली सेटलमेंट प्राइस, डेली सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? द एक्सचेंज फॉलो अ डेली सेटलमेंट प्रोसेस फॉर ओपन पोजीशन इन इक्विटी एंड स्टॉक फ्यूचर। फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी के हो, चाहे इंडेक्स के हो, चाहे स्टॉक्स के हो, वो डेली सेटल्ड होते हैं। All open position are settled daily based on daily settlement price of the future contract। और वो सेट कैसे होता है? लास्ट हाफ एन आवर का वेटेज एवरेज प्राइस क्या था ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेली सेटलमेंट प्राइस इज डिफरेंट फॉर ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी। मीन्स एक कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसका अक्टूबर का सीरीज किसमें सेट हो रहा है, नवंबर का और दिसंबर का, वो डिफरेंट होगा। फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? कि ऑल ओपन पोजीशन ऑफ नियर मंथ फाइनली सेटल होते हैं एक्सपायरी डेट में, ठीक है। तो यस, 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 मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके, शायद क्वेश्चन नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो गया। तो फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। कैश में किस प्राइस में क्लोज हो रहा है वो अंडरलाइंग स्टॉक, उसके प्राइस में सेट होता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन प्राइस में जो भी फ्यूचर और कैश प्राइस में जो भी डिफरेंस हो, जो सेटलमेंट होता है वो कैश प्राइस में ही होता है।
ठीक है। कैश सेगमेंट इन लास्ट ट्रेडिंग डेट, लास्ट ट्रेडिंग डेट में कैश सेगमेंट में कौन से प्राइस में वो सेट हुआ, ठीक है, उसमें उस प्राइस पे सेट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेडिंग आवर्स अपने को पता है 9:15 टू 3:30, नॉर्मल आवर्स है मंडे टू फ्राइडे। एक्सचेंज पब्लिश करते हैं ट्रेडिंग हॉलीडे और क्लियरिंग हॉलीडे। ट्रेडिंग हॉलीडेज में ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती है और क्लियरिंग भी नहीं होती, लेकिन क्लियरिंग हॉलीडेज में ट्रेडिंग ओपन रहती है लेकिन सेटलमेंट नहीं होता है क्योंकि बैंक क्लोज रहते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आता है ट्रेडिंग हॉलीडे एंड क्लियरिंग हॉलीडे से रिलेटेड, ठीक है। सर यस। मुझे एमसीक्यू रिगार्डिंग जानना है कि आपने जो बताया उसमें से किस टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ये अभी आप बोलोगे तो क्लास के बाद मैं पूरे चैप्टर वाइज पूरे सेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके लेकिन ओके। अभी अभी केवल फोकस करिए कि क्या चीजें अपन सीख रहे हैं, यानी कि हम अगर फोकस करें कि एक एक पॉइंट को समझने की, तो ट्रस्ट अच्छा मी विदाउट एमसीक्यू भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सर। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं जितने इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, बॉक्स बनाते जाता हूं, कि आप उन सब चीजों को ध्यान से देखें। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज, अब ये नेक्स्ट है, जैसे बीएससी का कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, टिक साइज क्या है। 3 सीरियल मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, चाहे बीएससी हो चाहे एनएससी हो। 7 सीरियल वीकली कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होता है बीएससी और एनएससी में। मार्केट ट्रेडिंग आवर सेम होता है, ठीक है। यहां से जहां से भी यानी कि जो भी पॉइंट्स एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दिखते हैं, मैं उसको आपको हाईलाइट करते जाऊंगा, कोई इशू नहीं उसका। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, पहला होता है बेसिस। अब ये बेसिस से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 20% क्वेश्चन चैप्टर 3 से आते हैं, मीन्स 20 नंबर्स के। तो इतना इजी नहीं होता प्रेडिक्ट करना कि क्या पूछ सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। तो जो स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस होता है, कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस कहलाता है बेसिस। अगर फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस तो बेसिस इज निगेटिव, ये याद रखिएगा। फ्यूचर प्राइस ज्यादा है स्पॉट प्राइस से तो बेसिस निगेटिव होगा। और स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन फ्यूचर तो बेसिस ऑफ असेट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बेसिस मींस स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस कॉल्ड बेसिस, ठीक है। बेसिस फॉर 1 मंथ वुड बी डिफरेंट फ्रॉम बेसिस फॉर 2 और 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बेसिस इज इनकम्प्लीट until we define the vis-a-vis the future contract, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस इन द बेसिस ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक एक्सपायरी नहीं हो रही, लाइफ मीन्स एक्सपायरी जब तक नहीं होता है। कई बार ये होता है बेसिस निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस का मूवमेंट कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन एक्सपायरी और मैच्योरिटी वाले दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिस है वो 0 होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मींस मैच्योरिटी के दिन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस का में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैरी। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैरी? इज द रिलेशन बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। कॉस्ट ऑफ कैरी जनरली मेजर करता है स्टोरेज कॉस्ट कमोडिटीज प्राइस में प्लस इंटरेस्ट दैट इज पेड टू फाइनेंस और कैरी द असेट टिल डिलीवरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए फिनेंस कराया, उतना पैसा लोन में लिया हुआ है, ठीक है। लेस द इनकम अर्न मींस हमने जब तक उसको होल्ड करके रखा तो तब तक वो असेट अपने को थोड़ी बहुत अर्निंग करके देता है। इक्विटी डेरिवेटिव में कैरिंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंस द परचेस लेस डिविडेंड अर्न, ठीक है। इसको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूं कैसे समझ में। एक कंपनी है एबीसी, 100 रुपीज में ट्रेड हो रहा है कैश मार्केट में, ठीक है। पर्सन, एक पर्सन है कोई भी है,
ट्रेडर है, वो चाहता है मैं बाय कर लूं द शेयर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन चाहता है वो बाय कर ले क्योंकि उसको उनको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न आने वाला है। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 100 रुपीज बोरो करते हैं 6% पर एनम इंटरेस्ट से, ठीक है। और उस शेयर को 1 साल तक अपने पास रखते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड देगी 200%, लेकिन उसकी फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपीज। तो 1 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 200% हुआ 2 रुपीज डिविडेंड। तो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी कितना है, इंटरेस्ट आपको पेड कर रहे हैं 6%, यानी 6 रुपीज, 2 रुपीज आया डिविडेंड, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी कितना है, 4 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस कितना होना चाहिए उसका, 104, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड किया जाता है, ठीक है। ऑल क्लियर, कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैरी समझ लीजिए, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैरी। अगर यहां समझ नहीं आएगा आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी पूछ लीजिए अगर नहीं आया समझ में। बहुत बेसिक चीज है, बट Again, repeat, sir, please. यस यस, yes sir. ओके, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी मीन्स कि आपने एक शेयर खरीदना चाहते हो 100 रुपीज में, आपके पास पैसे नहीं है, आपने 100 रुपए उधार लिया, 6% पर एनम, 6% आपको देना इंटरेस्ट, ठीक है। मार्केट्स स्टॉक 100 रुपए रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, बट 6 रुपीज आपको देना है, 100 रुपीज स्टॉक का प्राइस हो गया, और आपको ये पता है कि वो डिविडेंड मिलने वाला है 200%, मीन्स 2 रुपीज डिविडेंड। तो डिविडेंड आपकी अर्निंग हो गई, 6%, आप जो 6 रुपीज है वो आपको इंटरेस्ट पेड करना है। तो फ्यूचर प्राइस कितना होना चाहिए, 104, डिविडेंड माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इसी से फ्यूचर के प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, जिसको अभी आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में अपन देखेंगे, ठीक है। फिर होते हैं मार्जिन अकाउंट। एक्सचेंज गारंटी लेता है सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड, जितनी भी ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में, बीएससी निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी सेंसेक्स में जितने भी ट्रेड अपन करते हैं, तो क्या करते हैं अपन, ट्रेड करते हैं लेकिन कोई पार्टी डिफॉल्ट ना हो जाए, इसलिए पार्टी से मार्जिन लिया जाता है। मार्जिन ब्रोकर से लिया जाता है, ब्रोकर क्लाइंट से लेता है। ब्रोकर चार्जेस मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट, और मार्जिन डिफरेंट हो सकती है, जैसे इनिशियल मार्जिन। मई निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 22,250, ठीक है। सपोज यहां पे लॉट साइज दिया है 25, ये मान लीजिए, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है निफ्टी फ्यूचर में, सेम मई मंथ का, ठीक है। तो आपसे 10 इनिशियल मार्जिन मांगी जाएगी, जब भी आप चाहे उसको बाय करो, लॉन्ग पोजीशन लो चाहे शॉर्ट पोजीशन लो, तो 10% आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज अ इनिशियल मार्जिन आपसे मांगा जाएगा। तो आपको कितने पैसे देने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 5,56,000, तो आपको 55,000 एटलीस्ट आपको इनिशियल मार्जिन देनी होगी, जो दोनों देंगे, बायर एंड सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दोनों पेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों का ऑब्लिगेशन होता है कि ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये होती है इनिशियल मार्जिन। एमटीएम, मार्किंग टू मार्केट, ये होता है डेली सेटलमेंट, ठीक है। जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योरिटी होती है सेवरल मंथ की, तो जो सेटल प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो सेटल्ड होते हैं डेली बेसिस में, डे टू डे। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जो डेली सेटलमेंट है, यानी कि फ्यूचर में डे टू डे बेसिस पे सेटलमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, ठीक है। और देश एक्सचेंज कलेक्ट देश मार्जिन, मार्जिन कलेक्ट करते हैं लॉस मेकिंग पार्टिसिपेंट से, और पे करते हैं गेनर को ऑन डेली बेसिस, ठीक है। सपोज आपने 55,620 रुपीज आपने इनिशियल मार्जिन दे दिया, आप थे लॉन्ग पोजीशन 22,250 में, मार्केट क्लोज हुआ 22,308 में, मींस 58 पॉइंट आपको पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव रहा। तो जो जिसने लॉस किया
उनसे ये इतने पैसे 1468 लेकर आपके अकाउंट को, ट्रेडर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अब नेक्स्ट डे जो पोजीशन स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? आपकी न्यू पोजीशन स्टार्ट होगी 22,308 में, अगर आपने पोजीशन ओपन रखा है तो। ये क्लियर हुआ एमटीएम? ये छोटी छोटी चीजें आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगी। अगर मैं आपने मुझे 10 दिन दिए हैं पढ़ाने के लिए, मैं चाहूं 11-12 दिन भी पढ़ा दूंगा, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन ये सब चीजें प्लीज क्लियर करते जाना, नहीं तो एग्जाम में बहुत गड़बड़ होती है। सर ये इसके अंदर जो ये मतलब 58.70 को 25 मतलब ये कहाँ से आया? ये लॉट साइज है। जैसे अच्छा। अभी निफ्टी का लॉट साइज है 75, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में 25 दिया तो मैंने 25 माना है, ठीक है, जैसा ठीक बुक है। में दिया हुआ है। तो ये लॉट साइज हुआ। निफ्टी का लॉट साइज कितने का होता है? 25 का, 75 का ना। तो 75। मल्टीप्लाई करो। आप लॉन्ग पोजीशन लिए थे 22,250 में सुबह 9:15 को, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं ना। हम्म। मार्केट क्लोज हो गया 58 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1,468 रुपीज। तो ठीक ठीक। ये जो अमाउंट है आपने प्रॉफिट किया तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे आपकी जो पोजीशन, न्यू पोजीशन स्टार्ट होगी वो होगी जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 22,308 से, ठीक है। इसको बोलते हैं एमटीएम सेटलमेंट। डेली सेट होता है फ्यूचर प्राइस, चाहे वो इक्विटी में हो चाहे इंडेक्स में हो, ठीक है। फिर होता है ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पे थोड़ा फोकस ज्यादा करिएगा। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मेरा फोकस है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। द ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर अ अंडरलाइंग असेट्स। कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मैंने लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, लेकिन मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं की है, मैंने अपना पोजीशन अभी भी बरकरार रखा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर। तो एक किसी ने लॉन्ग किया एक किसी ने शॉर्ट किया तो इक्वल टू 1 ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आपने बाय किया, लॉन्ग किया, मैंने शॉर्ट किया, दोनों को मिला के एक ओपन इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कि मार्केट में उस दिन एक्टिविटी कितनी हुई है, ठीक है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ गिवन पीरियड, एक दिन में कितने ट्रेड हुए, बाय सेल बाय सेल सेल बाय, वो वॉल्यूम। ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ, या इंटायर लाइफ, ठीक है। देखिए ये इसको समझिएगा, ये एक बार में समझ में आ जाता है, बहुत इजी है। ए ने शॉर्ट किया है 50 कॉन्ट्रैक्ट, बी ने लॉन्ग किया है 50 कॉन्ट्रैक्ट, तो ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 50। क्लियर? मेरे पास 50 एप्पल है, यानी कि एक जगह 50 एप्पल हैं, तो एक ने, यानी कि मैंने बाय किया, आपने सेल किया, ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 50, वॉल्यूम कितना हुआ? 50। क्लियर? सेकेंड मार्च को क्या हुआ? सी ने लॉन्ग किए 100 कॉन्ट्रैक्ट, डी ने शॉर्ट किए 100 कॉन्ट्रैक्ट, ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? इंक्रीज हो गया, क्योंकि अभी ए एंड बी ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हुआ 150। उस दिन ट्रेड कितना हुआ? 100 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मार्च 3 को क्या हुआ? यस, मार्च 3 को क्या हुआ कि ए ने जो 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे उसको उन्होंने बाय बैक कर लिया, इसका मतलब उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया पोजीशन। लेकिन एक न्यू कैंडिडेट ई ने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, तो ओपन इंटरेस्ट उतना ही रह गया 150, लेकिन वॉल्यूम कितना रहा? 50। मार्च 4 को सी ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को सेल कर दिया, डी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो 100 कॉन्ट्रैक्ट फॉल हुआ ओपन इंटरेस्ट में, वॉल्यूम कितना हुआ? 100। ये चार्ट समझिएगा, ओपन इंटरेस्ट को समझना है। ओपन इंटरेस्ट मींस मैंने बाय किया आपने सेल किया, एक ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है मार्केट में, नेक्स्ट डे भी हम सेम पोजीशन में बने हैं, ठीक है। तो वो 1 ओपन इंटरेस्ट काउंट होता है। अब देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस बैंड, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं प्राइस बैंड से रिलेटेड, ठीक है।
प्राइस बैंड मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड होने की जो परमिशन है। द प्राइस बैंड इज द एसेंशियल द प्राइस रेंज विथ इन अ विच कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग अ डे। किस रेंज पे प्राइस ट्रेड होना चाहिए। जैसे और प्राइस बैंड कैलकुलेट कैसे होता है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रीवियस डे की अगर क्लोजिंग प्राइस 100 है तो आज का प्राइस बैंड क्या होगा, 10% है। अगर उसका प्राइस बैंड 10% है तो आज का क्या होगा, 90 या 110। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का प्राइस बैंड होगा। अगर फर्स्ट ट्रेडिंग डे है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का तो लास्ट ट्रेडिंग डे में कैश में अंडरलाइन प्राइस कितने में सेटल्ड हुआ था उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा प्राइस बैंड। ठीक है, प्राइस बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, सर हाँ हाँ हाँ। सर, प्राइस बैंड में मतलब किस टाइप से, मतलब कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब सर्किट कि कैसे? सर्किट जो सर्किट लगते हैं ना, 10% का सर्किट लगता है, उसके बाद उसमें ट्रेड हॉल्ट हो जाता है कुछ समय के लिए। हाँ हाँ, एफएनओ वाले तो सेगमेंट में जो भी होता प्राइस है। बैंड मीन्स, हाँ हाँ, जैसे 10% का प्राइस बैंड है आपका तो हम्म। उतने में ही ट्रेड होगा। लेकिन एफएनओ में और भी ज्यादा जो प्राइस बैंड है ना, यानी कि ट्रेड हॉल्ट होने के बाद और ज्यादा एक्सटेंड होता है। इसको आप अभी आने वाली क्लासेस में अपन और डिटेल में देखेंगे। ये बहुत सिंपल सा बताया गया है, केवल प्राइस बैंड, वो भी एक एग्जांपल की तरह है। 10%, आपने बहुत से स्टॉक को देखा होगा 10% से ज्यादा नहीं गिरते या 5% से ज्यादा नहीं गिरते हैं। हाँ सर, किसी मतलब 5% पे सर्किट लग जाता है अपर लोअर। एफएनओ में भी आपने देखा होगा कि 10% गिरते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए हॉल्ट होता है। हाँ, 30 मिनट्स के लिए ठीक होल्ड है, कर देते हैं। उसके बाद, लेकिन हाँ सर्किट लगती क्यों है सर? भाई, सर्किट इसलिए लगती है कि कहीं किसी ने गलती से तो इतनी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर दी है, या मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है मार्केट में, किसी का प्राइस का मैनिपुलेशन क्यों तो नहीं हो रहा है, इसलिए लगाते हैं। उसको चेक करते हैं कि सही में इतना गिरा है कि किसी ने जानबूझ के गिरा दिया है 10% इंटेंशनली। ये भी होता है, इसको अपन देखेंगे आने वाले 1-2 स्लाइड के बाद, इसका भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, प्राइस बैंड यहाँ लिखा है, इसको समझाने के लिए 2-4 स्लाइड के बाद फिर प्राइस बैंड को समझाया। तो ये सर वर्कबुक के, हाँ सर्किट हाँ में हाँ सर्किट हाँ में सर ऐसा भी तो होता है ना कि हाँ, जैसे सेलर है और बायर नहीं खड़ा हुआ है, तो उधर भी सर्किट लगा होता है। तभी तो बायर नहीं, मतलब वो खरीद नहीं हाँ पाता हाँ है बंदा, बायर वो नहीं है तो। हाँ, वो क्या होता है कि पेनी स्टॉक्स में होते हैं। उनमें ओके। लिक्विडिटी नहीं होती। उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, इसलिए प्राइस बैंड लगाया जाता है कि 5%। वो क्या होता है कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, उस उनका कभी नहीं पता होता उनकी उनकी सीढ़ियां कैसी बनेगी। वो स्टॉक पंप अलग चीज है, वो पंप डेली, एंड डंप है सर वो। हाँ वो 5% ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे सीढ़ियां बनती हैं उसकी। लेकिन यहाँ पे अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर प्राइस में क्या होता है, अचानक से अगर मार्केट गिरा भी या स्टॉक गिरा भी तो 10% प्राइस बैंड है, तो 10% से ज्यादा नहीं गिरेगा। उसके बाद ट्रेडिंग हॉल्ट होगा, फिर उसको रिव्यू करेंगे, फिर आगे फिर ट्रेड करते हैं। लेकिन फ्यूचर में आप लोगों ने देखा होगा कई स्टॉक 50% भी गिरते हैं। अगर आप अडानी के स्टॉक्स आज से 2 साल बाद पहले का जाके डिटेल्स देखोगे तो कई कई उसके स्टॉक्स थे जो 40-40%, 40-40% भी एक दिन में गिरे, लेकिन एक बार में 40 नहीं गिरा है। हाँ यस सर, टाइम, जब पहले 10%, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 5, फिर 5, ऐसे करते करते वो गिरता है। फ्यूचर में कोई हॉल्टिंग नहीं होती। मीन्स फ्यूचर अगर आपने एफएनओ खरीदा है ना, ये याद रखिएगा कि एक अगले दिन 40% पैसे भी आपके स्वाहा हो सकते हैं। ठीक है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। बस ये समझ जाइए कि प्राइस बैंड होता क्या है। फिर पोजीशन क्या होती है, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग मीन्स मैंने फ्यूचर में बाय किया है। आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाइंग पोजीशन मीन्स मैंने अपने बाय किया है और कॉन्ट्रैक्ट को सेटल भी नहीं किया, तो लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन मींस आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड सेल पोजीशन, उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। ओपन पोजीशन मींस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड आइदर बाय और सेल पोजीशन इन वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड ओपन पोजीशन। ये ओपन पोजीशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग और शॉर्ट तो आप समझ गए होंगे। जैसे मिस्टर एक्स ने शॉर्ट किए 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंफोसिस फ्यूचर
और 3 कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के उन्होंने लॉन्ग करके रखे। ठीक है, तो ये इनकी ओपन पोजीशन हुई कि इन्फोसिस के 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, रिलायंस के 5 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं। तो क्या बोलेंगे, विच इज इक्वल टू 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टू 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्फोसिस एंड लॉन्ग ऑन 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिलायंस। ठीक है, तो ये उनकी ओपन पोजीशन हो गई। नेक्स्ट डे उन्होंने इन्फोसिस के 2 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए, मींस स्क्वायर ऑफ कर लिए अपनी पोजीशन। तो आपके अब न्यू ओपन पोजीशन क्या हो रही है आपकी, 3 इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट आपके शॉर्ट हैं और 3 रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉन्ग है। ओपन पोजीशन मींस कि अपन नेक्स्ट डे अनसेटल पोजीशन है, लेकिन कुछ शॉर्ट भी है, कुछ बाय भी किया अपन ने। ठीक है, फिर होता है नेकेड और कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन, इसको समझिएगा। यस यस। सर फिर हाँ, पोजीशन क्या होगी, 3 - 3 हो जाएंगे, मतलब कि 0 होगी फिर नेगेटिव। क्यों नहीं, 3 का है माइनस होगी, ये तो 3 इन्फोसिस की शॉर्ट है और 3 हाँ रिलायंस की लॉन्ग है, तो ये माइनस नहीं होगी। तो 3 सर एक कॉन्ट्रैक्ट, खरीदा एक बेचा। हाँ, कहाँ खरीदा बेचा आपने, आपने फर्स्ट डे 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। ठीक ठीक है। है, 5 कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के शॉर्ट किए। अब 5 कॉन्ट्रैक्ट्स में से आपने 2 इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग कर दिया, आपने वापस बाय बैक कर लिया सेम हम्म, मैच्योरिटी में। ठीक है, हम्म, तो आपकी जो 5 कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस थे, अब वो घट के कितने हो गए, 5 तीन, 5 माइनस 2 कितने हुए, 3 हो गए। तीन। रिलायंस में तो आप एज इट इज बने हो, उसमें आपने कोई पोजीशन अपनी चेंज नहीं की, तो ओपन पोजीशन आपका क्या हुआ नेक्स्ट डे, 3 इन्फोसिस शॉर्ट और 3 लॉन्ग। ठीक है, तो अब आंसर। आंसर हाँ जी मीन्स, आंसर मीन्स, सर, मतलब कि 3 पोजीशन इनकी इन्होंने लॉन्ग भी कर रखी है और 3 पोजीशन अब इनकी शॉर्ट भी है। ठीक है, हाँ, रिलायंस और इन्फोसिस में। तो अब इनका मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब कि ओपन 0। पोजीशन है इनकी। हाँ अच्छा। ठीक ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ठीक। केवल जैसे आपने कल किसी कॉन्ट्रैक्ट को 3 लॉन्ग किया था और 3 शॉर्ट किया था, तो वो हम्म। आपकी ओपन पोजीशन है। जब तक आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर लेते, तब तक वो पोजीशन आपकी ओपन ही कहलाएगी। ओपन पोजीशन मीन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपने सेटल नहीं किया है अभी तक, ठीक। वो ओपन पे कहलाते हैं। नेकेड पोजीशन क्या होती है इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली मीन्स अ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपने फ्यूचर में लॉन्ग कर दिया, लेकिन आपने नीचे कोई भी आपके पास कैश में वो अंडरलाइंग असेट नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, या तो शॉर्ट किया है बट आपके पास कैश में वो है ही नहीं, वो स्टॉक है ही नहीं आपके पास, तो उसको बोलते हैं नेकेड पोजीशन। कैश में होना जरूरी होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो, उनके पास या तो शॉर्ट पोजीशन लिए हुए हैं, तो उनके पास कैश में उतने स्टॉक्स होंगे। ठीक है, तो उसे नेकेड पोजीशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, या लॉन्ग आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास डिलीवरी देने के लिए स्टॉक्स होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट में अपन ट्रेड करते हैं तो अपन नेकेड ट्रेड करते हैं, मींस अपन लॉन्ग कर लिए और जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो हमारा। ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, कैलेंडर स्प्रेड का मतलब है आज महीना चल रहा है अगस्त और नेक्स्ट मंथ है सितंबर, तो मैंने लॉन्ग किया 1 मैच्योरिटी, अगस्त में मैंने लॉन्ग किया किसी स्टॉक को और सेम स्टॉक को सितंबर में मैंने शॉर्ट कर दिया, तो वो कहलाता है कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, एक शॉर्ट किया आपने नियर मंथ और एक लॉन्ग किया फार मंथ, कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, ठीक है, या तो इस महीने बाय किया नेक्स्ट महीने शॉर्ट कर दिया, नेक्स्ट मंथ का जो सेम कॉन्ट्रैक्ट है उसको शॉर्ट कर दिया आपने, तो उसे कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड। एनी डाउट कैलेंडर स्प्रेड में, नाम में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड बहुत इजी है। आता है क्वेश्चन कैलेंडर स्प्रेड, देख लीजिएगा जब भी आप एग्जाम देने जाओगे कैलेंडर स्प्रेड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर ओके होता सर। है ओपन पोजीशन, फिर वही कि अपन ने बाय और सेल किया है कॉन्ट्रैक्ट्स को। ठीक है, क्लाइंट पोजीशन ओपन है। क्लोज पोजीशन, या तो आपने जो बाय किया था उसको सेल कर दिया और जो सेल किया था उसको वापस आपने बाय कर दिया। ठीक है,
मीन्स आपकी पोजीशन क्लोज हो गई, अब आप मार्केट में से बाहर हो चुके हो। ठीक है, मार्केट की पोजीशन से बाहर हो चुके, जो आपने पोजीशन ली थी वो आपने स्क्वायर ऑफ कर ली, जो प्रॉफिट हुआ वो आपका, जो लॉस हुआ वो आपका। ओपन मीन्स कि जो प्रॉफिट होगा आपका और जो लॉस होगा वो आपका। ठीक है, अब देखिए इसको, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होते, इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होती है फॉरवर्ड में? टेलर मेड होता है। टेलर मेड मीन्स कि मैंने और आपने मिलके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं डिसाइड करूंगा क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉट साइज स्टैंडर्ड की होती। ठीक है, आपका एक्सपायरी जो एक्सचेंज डिसाइड किया वहीं पे एक्सपायरी होगा। काउंटर पार्टी रिस्क फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, क्योंकि क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो होती है, क्लीयरिंग एजेंसी, वो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट की गारंटी लेती है या सेटलमेंट की। लिक्विडिटी प्रोफाइल जो होता है वो फॉरवर्ड में लो होता है, फ्यूचर में हाई होता है। प्राइस डिस्कवरी नहीं होती है, नॉट इफिशियंट एज मार्केट आर स्कैटर्ड। प्राइस डिस्कवरी फ्यूचर में इफिशियंट होती है, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हेल्प ऑल बायर एंड सेलर टू कम टुगेदर एंड डिस्कवर द प्राइस। लेकिन फॉरवर्ड में ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पुअर होती है। कि किसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया आपको आज भी नहीं मालूम होगा, बहुत से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ओवर द काउंटर। फ्यूचर में कितने ट्रेड हुए, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो ये हुई जानकारी। ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूं 3.5 याद रखिएगा, इसको अच्छे से रीड करिएगा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आने वाले अपकमिंग क्लासेस में अगर आप प्रीवियस क्लासेस के कुछ पॉइंट उठा के मुझसे पूछें, अगर आपके डाउट्स हैं तो।